हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज एक बहुत अच्छे पाठ हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अपराजिता। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में एक ऐसी महिला से परिचित कराता है ये पाठ हमें, जो अपंग होने के बावजूद अपने धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और निरंतर साधना के बल पर अपनी विकलांगता पर विजय प्राप्त करती है। ये कहानी हमें जीवन की विषम परिस्थितियों में दृढ़ रहने की प्रेरणा देती है। आइए, कौन थी वो महिला और कैसे उन्होंने अपने जीवन में विजय प्राप्त की, इस पाठ के माध्यम से जानें। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है। विलक्षण यानी कि अद्भुत, विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। अर्थात हमें लगता है कि हमारे जीवन में तो कुछ है ही नहीं। इस इंसान ने देखो हमारे जीवन की परिभाषा ही बदल दी। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित किया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छित ना कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। अर्थात तब हमें लगता है कि चाहे हमें जीवन में थोड़ा दुख मिला हो, लेकिन कम से कम ये पूरा शरीर हमारे साथ तो है। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। लेकिन फिर भी हमारे पर कोई विपत्ति आती है तो हम उसी को कोसते हैं। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोसकर नहीं। अर्थात वो ऐसी छवि मैंने देखी जो विधाता को नहीं कोसती। उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी के कार से एक युवती ने अपनी निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थ था, यानी कि टिके रहने, तटस्थता यानी कि टिके रहने से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। मैं फिर नित्य नियत समय पर उसका ये विचित्र आवागमन देखती रहती, यानी कि आवागमन यानी उसका इस तरह आना जाना मैं देखा करती थी और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर, नियति यानी कि जो ईश्वर के द्वारा नियत है, ईश्वर के द्वारा जो पहले से ही हमें बता दिया गया है, आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह बीते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। अच्छा ऐसा लगा कि किसी देवता का वो अंग है। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ में कुल्लड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर दायां हाथ चला गया। उसी विछीन भुजा के साथ साथ मानसिक संतुलन भी खो बैठा, अर्थात उसका मेंटल बैलेंस खराब हो गया क्योंकि उसका एक हाथ कट गया। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण गई है। केवल एक हाथ होकर ही उसने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ है निष्प्राण, मांस पिंड मात्र, सदा उत्फुल्ल है, चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं, बुद्ध दीप्त आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण उत्कृष्ट जिजीशुना और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं, अर्थात जिसका निचला धड़ जो पूरी तरह है, जिसमें प्राण नहीं है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने की चाह उसके अंदर अति है। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं। क्या आप मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है?
यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या मुंह पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जिसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है। और इधर ये लड़की है कि पूरा निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट में उसकी निरंतर प्रतिभा डूबती जा रही है। आजकल वे IIT मद्रास में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा दिया और अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बना लिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। या देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन सुगम बना लिया है। सुगम यानी कि आसान कर दिया है। अपना संचालन मैंने सुगम बना दिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीर दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसी धरी थी कि निचला धड़ ऊपर किए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे है एक सुदृढ़ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस PhD के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती T सुब्रमण्यम को, अर्थात उनकी जननी उनकी माता T सुब्रमण्यम को यह पुरस्कार मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ। 1976 में जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में, अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय है। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ, अर्थात पैरालाइज हुआ, पक्षाघात यानी कि पैरालाइज हुआ, तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अंचल हो गया, अर्थात इसका नीचे का जो हिस्सा था वो काम करना बंद हो गया। भयभीत होकर हमने बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया, अर्थात वो रुवासी सी हो गई। फिर वह धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देख भर सकती थी। न हाथों में गति थी न पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहीं ले गई। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया, अर्थात मुझे आश्चर्य में भर दिया जब मैंने इसकी बुद्धि देखी। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जिव्राग हो गई हो। बेंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में इसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हील चेयर कौन पूरी क्लास में घुमाता फिरेगा। आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। मैं फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा में स्वयं कराती। मैं पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंदा ने स्वर्ण पदक जीते। BSc किया, प्राणी शास्त्र में MSc में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हील चेयर मंगवा ली, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घुमा सकती थी, यानी कि घूम जाती थी। लेदर जैकेट से कठिन जिरह बख्तर में कसी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण होता आता है। शत विशत शरीर में असंख्य घाव, आभा मंडित भव्य मुद्रा।
मैडम आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें। मैंने जब ये कविताएं देखी तो आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वह अनजाने ही उसकी कविता में छलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का भी काम करते हों, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलन भवर से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली यह प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय और पाश्चात्य संगीत गीत दोनों में उसकी समान रुचि थी। अपने एल्बम को अपने निर्जीव टांगों पर रखकर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती हुई डॉक्टर चंद्रा, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी है। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे ये कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रकृति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे JC बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार को ग्रहण कर रही है। वीर जननी का पुरस्कार, बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें जिनमें मां की व्यथा थी और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे की 2 जगमगाती लौंगों, अधरों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्पवेणी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यन के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल देता है। तो लेखिका शिवानी द्वारा लिखित ये लेख, जिसमें जननी शारदा सुब्रमण्यम और उनकी पुत्री के बारे में बताया गया है कि उनकी पुत्री कितनी ज़्यादा होनहार थी। अपने जीवन से उसने कभी दुखी नहीं हुई। वो अपना शरीर उनका अपंग था, डॉक्टर चंद्रा का, लेकिन फिर भी उनमें उत्साह की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन से कभी निराश होना सीखा ही नहीं, क्योंकि उनकी माँ शारदा सुब्रमण्यम ने कभी उन्हें ये सिखाया ही नहीं। उनकी माँ ढाल तलवार की तरह उनके आगे खड़ी रही और उनको प्रोत्साहित करती रही आगे बढ़ने के लिए, जिसका परिणाम उन्हें अंत में मिला और डॉक्टर चंद्रा ने एक सफल ख्याति प्राप्त की, जो आज सबके जबानों पर है। उनका नाम चारों तरफ प्रसिद्ध है। तो ऐसी माँ बेटी की कथा आपने इस अध्याय में पढ़ी है। आप जान गए होंगे कि परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती, मझधार से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। इसलिए जो डर गया वो मर गया। जीवन में सफल बनना है तो आपको परिश्रम करना ही होगा, चुनौतियों का सामना करना ही होगा। ये कहानी हमें यही सीख देती है कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। निराश होने से अनेक दुख सामने आते हैं, लेकिन अगर आप आशाओं का झोली अपने पास रखें तो आपके जीवन में अनेकों अनेक सुख आएंगे। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आप भी ज़रूर शिक्षा लेंगे और उस शिक्षा को अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।